यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर यूनिट 5 हम करेंगे अभी परसेंटेज। बेसिक परसेंटेज के बारे में हमने कल बात कर चुके थे, इसी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन 7 तक कर चुके थे। 8 क्वेश्चन बताया जा रहा है कि 8 तक हो चुका था। 9 क्वेश्चन बताया, 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। मतलब आपको वो नंबर फाइंड करनी है जिसका 13% जो है वो कितनी है, आपका 65 है। एक ऐसा नंबर फाइंड करनी है जिसका 13% जो वो किसके इक्वल है, 65 के इक्वल है। तो हम ऐसे करेंगे, हम लेट करेंगे कि लेट नंबर का हम एक्स मान लेंगे। अब जो नंबर हमें सर सेकंड वाले क्वेश्चन नहीं आया, आप एक बार समझ रहे हो, मुझे लग रहा है सेकंड वाले के पहले से नहीं आया। ओके, हम पहले 9th कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो क्वेश्चन क्या बोला है, 13% ऑफ नंबर इज 65। तो क्या हो जाएगा, 13% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 65। अब 13 इंटू 1/100, ऑफ मतलब इंटू होती है, एक्स इज इक्वल टू 65। अब क्या करेंगे, 13x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 65/1। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 13x इज इक्वल टू 65 इंटू 100। तो अब x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 65 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 13। इसमें कोई डाउट है? अगले पेज में कर देते हैं। 13x इज इक्वल टू 65 इंटू 100। तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 65 इंटू 100 बाई 13। 13 का टेबल पढ़ो, कितना आएगा, 13 5 जा 65। तो एक्स इजिकल तो क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 100। तो एक्स इजिकल तो कितना होगा 500। सो द नंबर इज देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू 500। मतलब 500 का ये पूछा गया है, 500 का 13% कितना होंगे, 13% 65 होगा। अब बताओ और क्या डाउट है, बोलो। सर सेकंड नंबर का फर्स्ट मतलब उसने क्या बताया, 32% का क्या निकालना है, ये समझ में नहीं आया। उसमें 50 तो दिया है, पर कैसे निकालेंगे? या तो ये होता है कि कल एक मैंने बटे करके दो का दिखाया था, निकालूं, ऐसे समझ में। कन्वर्ट इन द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन में चेंज करनी है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। कितना दिया है, 32%। कल हमने इसका बात भी किया था, 32%। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 32% इज इक्वल टू 32 इंटू 1/100। परसेंट का मतलब क्या होती है, 1/100। अब कैंसिल आउट करो, कितना होगा, 4 से काटो, कितना होगा, 8 हो जाए। और ये 25, 8/25, बिल्कुल सही है ये आंसर। ये होगा फ्रैक्शन में। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ। समझ में नहीं आता, मतलब कैसे काटना, 50 तो कैसे क्या करना, मैं कर लूंगी। अब कर लोगे? हाँ सर। ठीक है, कोई डाउट है अभी? नो सर, मैं करके देखूंगी, अगर होगा तो फिर मैं कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से बोले इसके बाद के क्वेश्चन? सर ये सारे किए नहीं, क्योंकि वो ही नहीं आया तो आगे नहीं बढ़ी फिर मैं। किसी और को? कल आज 10 कर लूंगी तो क्वेश्चन, कल पूछ लूंगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, फाइंड द नंबर हुज 6 होल 1/4% इज 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 10th है। लेट द
नंबर इज इक्वल टू एक्स। सो क्या बोला है, 6 होल 1/4%। तो 6 होल 1/4% ऑफ 2%। इज इक्वल टू 2। इस 2 बोला है ना, तो इज इक्वल टू 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 24 और 1 25, 25/4% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो सॉल्व करेंगे इसको, 25/4 इंटू 1/100 एक्स इज इक्वल टू 2। काटेंगे इसको, ये 4 आ जाएगा। तो x/4 इंटू 4, x/4 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 2, क्योंकि इज इक्वल टू क्या था आपका, 2 था। तो x/16 से 16 हो जाएगा इससे। x/16 इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 2 इंटू 16, x इज इक्वल टू 32। सो द नंबर इज इक्वल टू 32। कोई डाउट है कहीं पे? नो। समझ आ गया? ओके। क्वेश्चन 11, व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन, व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90? 10% मोर देन 90, 90 से क्या आपका 10% ज़्यादा है। बताओ, कोशिश करो इसको। क्वेश्चन 11 अभी करो। तो क्या बोला है इसमें, 10% मोर देन 90, तो 90 का 10% निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए 10% ऑफ 90 इज इक्वल टू 10 इंटू 1/100 इंटू 90, 0 0 कट, 0 0 कट, तो कितना हो जाएगा, 9। तो द अमाउंट इज इक्वल टू 90 प्लस 9 इज इक्वल टू ₹99। लेकिन सर ये 9 जो कट गए, फिर 9 कहाँ से आ गए? 90 था ना, 90 का 0 कटा है तो 9 तो बचा ना। हाँ तो सर 9 आएगा ना फिर। तो ग्रेटर बोला ना, 90 से कितने ज्यादा होंगे, तो ये तो आपका 10% आ गया खाली। तो मेन अच्छा, उसको ऐड भी कर। ओके सर, ठीक है। 12 क्या बोला गया है, व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60। इसी तरह ऐसे ही करो, व्हाट अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60। फिर से बताओ क्या किया आपने, 20% लेस देन 200 कैसे किया आपने? मैंने किया 20/100 करके फिर गुना में 60 किया। हाँ, फिर दोनों 0 से 0 कट के 12 आया आंसर। ओके, क्या, वेरी गुड। अब इसमें है ना लेस पूछ रही, हाँ, तो 60 से वो 12 हमने माइनस कर दिए। वेरी गुड। तो 20% ऑफ 60 इज इक्वल टू 20 इंटू 1/100 इंटू 60, 0 0 कट हो गया, तो क्या होगा, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होगा, ₹12। व्हाट अमाउंट पूछा है, अब अमाउंट कितना होगा आपका, सो द अमाउंट इज इक्वल टू ₹60 - 12 ओके। इज इक्वल टू
₹48 आंसर। बताओ क्या दिक्कत है, बोलो क्या डाउट है, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। क्वेश्चन 13 क्या बोला है? इफ 3% ऑफ x इज 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन 13 इफ 3% ऑफ x इज 9, अगर 3% x का अगर 9 हो तो बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा? बताओ आप लोग सॉल्व करो कितना आया, बताओ। 3% ऑफ x इज 9, x का 3% 9 है, तो आपको बतानी है वैल्यू ऑफ x कि x का वैल्यू कितने होंगे। तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे? 3% ऑफ x इज मतलब इजिकल टू कितना आ गया आपका? 300। वेरी वेरी गुड, 300 आंसर। वेरी वेरी गुड। तो 3 इंटू 1/100 इंटू x इजिकल टू क्या 9 हो जाएगा। तो 3x बाई 100 इजिकल टू 9/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इजिकल टू कितना होगा? 9 इंटू 100। x कितना हो जाएगा? x इजिकल टू 9 इंटू 100 बाई 3। कैंसिल आउट करेंगे 3 हो जाएगा। तो फिर x इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? x इजिकल टू 3 इंटू 100। इससे x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 300। किसी को डाउट है तो बताओ। अगला क्वेश्चन, इफ 2.5 क्वेश्चन 14 इफ 2.5% ऑफ x इज 6 वट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताओ कितने होंगे? 12.5% ऑफ x इज 6। तो क्या बोला गया है? 12.5% ऑफ x इज इक्वल टू 6। तो 12.5% ऑफ x इज इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? 12.5 इंटू 1/100 इंटू x इज इक्वल टू 6। अब इसको आसान तरीका ये होता है कि आप पॉइंट को, हाँ बिल्कुल, पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो ये आपका डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, आसान हो जाएगा इससे। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपका? 125/10 इंटू 100x इज इक्वल टू 6। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका? 5x 48 बाई 40 इज इक्वल टू क्या होगा? 6/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया था आपका? आपका आ गया था 5x इंटू 5x/1 है, इसको 1 कर दो, 5x/1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इंटू 1 इज इक्वल टू 40 इंटू 6। तो क्या बोला गया? 5x इंटू 1 इज इक्वल टू 40 इंटू 6। इससे x क्या हो जाएगा? 40 इंटू 6/5, 8 हो जाएगा। ये 1 करके x क्या हो जाएगा? 8 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 8 इंटू 6 x इज इक्वल टू 48। क्वेश्चन 15, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14। बताओ, 15 करो। व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14?
84 का कितने परसेंट आपका 14 होगा? कैसे होगा? क्या दिया क्वेश्चन? व्हाट पर, यही सब आपका जो डीआई जब क्वेश्चंस करोगे ना, इन सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा यूज वहाँ पे यूज होंगे वहाँ पे। व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14? 84 का 14 84 का कितने परसेंट होंगे? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर आपका है 16.6 आएगा क्या सर? वेरी वेरी गुड। कैसे निकाला आपने? 84 इंटू x% इक्वल करके 14 लिख दिया, सोल्व कर दिया उसको। इसको ऐसे कर सकते हो 14/84 इंटू 100%। कैंसिल आउट करो, कितने होंगे? ऐसे अगर काट चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 से काटो 7, ये हो जाएगा 42 7 1 जा 7 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, और 6 1 2 से काटेंगे 6 2 2 3 जा 6, और कितना होगा आपका 15 इजिकल टू क्या होगा 50 नहीं 50 बाई 3% इजिकल टू 50 को अगर आप 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 50 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 माइनस करो 2 0, 3 6 जा 18 माइनस करो 2, क्या हो जाएगा 16 होल 2/3। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में डालें तो या 16.66 हो जाएगा। क्या डाउट है बताओ किसी को? What percent is ₹15 of ₹120? क्वेश्चन 16 का पहला पार्ट है कि what percent is ₹15 of ₹120? कैसे करेंगे? सेम तरह से करेंगे। 15 रुपये 120 रुपये का कितने परसेंट है? तो क्या करेंगे 15/120 इंटू 100%। काटेंगे 0 0 कट हो गया, 3 से काटेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसे काटेंगे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा इजिकल टू 25/2% इजिकल टू 12.5%। बताओ क्या दिक्कत है? क्या समझ में नहीं आया बताओ? आगे सर। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट 36 मिनट ऑफ 2 आवर्स परसेंटेज निकालनी है, तो हमको सबको एक ही यूनिट में चेंज करने होंगे। 16 का सेकंड पार्ट करेंगे 36 मिनट ऑफ 2 आवर्स। तो 2 आवर्स कितना हो जाएगा? इसको आप मिनट में चेंज करने हैं, एक ही यूनिट में चेंज करने हैं। तो 36 मिनट ऑफ 120 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में कितनी होती है 7 मिनट होती है, 2 घंटे में कितने होंगे 120 मिनट हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इजिकल टू, ऐसे लिखेंगे इसको, रिक्वायर्ड परसेंटेज इजिकल टू 36/120 इंटू 100%। बताओ क्या दिक्कत है? 0 0 कट हो जाएगा, 12 5 जा 12, 12 3 जा 36, कितना हो जाएंगे आप बताओ?
30/1 इज इक्वल टू 30%। कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा आंसर। अब बताओ और आगे क्या डाउट है, बताओ बोलो। ये कितने, ये आपका हो गया 30% हो गया। क्वेश्चन थर्ड पार्ट 16 का 8 आवर्स ऑफ 2 डेज। तो किसी एक का, दोनों का आपका सेमी यूनिट में चेंज करनी है। तो 16 का अगर हम थर्ड करेंगे 8 आवर्स ऑफ 2 डेज ऑफ 2 डेज ऑफ 2 डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 आवर ऑफ, एक दिन में कितने कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। तो 2 दिन में कितने होंगे? 48 आवर्स। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएंगे? 8/48 इंटू 100%। काटो कितना होएगा? 8 कम 8, 6 8 48। इसे काटो कितना आएगा? 50, ये हो जाएगा 3। अभी दिखाते 50/3 का कितने आती है? इज इक्वल टू 50/3% इज इक्वल टू 16 होल 2/3%। बताओ क्या डाउट है, क्या दिक्कत है, बताओ। संख्या थी 6 से या 4 से? किससे? 8 से काटा। 8 1 से 8 8 से कितने होती है? 48। 8 का टेबल पढ़ो। हाँ आ गया सर। समझ आ गया? यस सर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है? फोर्थ पार्ट 160 मीटर ऑफ 4 किलोमीटर। याद रखना सबको एक ही यूनिट में चेंज करनी है। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो, आसान हो जाएगा। तो 160 मीटर ऑफ 4 किलोमीटर। तो कैसे करेंगे इसको? 16 का 4 पार्ट 160 मीटर ऑफ 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 160 मीटर ऑफ 4000 मीटर। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा? बताओ क्या करेंगे, वो लिखो। क्या लिखेंगे बताओ? 160/4000 इंटू 4000 आपको पता है ना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है। यस सर। तो ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे 4%। और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 कम 4, 4 4 16, 4 1 4, 4 4 16। तो इजिकल टू कितना होगा आपका? 4%। बताओ क्या दिक्कत है? नो डाउट सर। आधे घंटे में पूरा शीट सॉल्व हो गया। बताओ कितना कम टाइम लगता है करने में? 175 ml ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1 लीटर में कितने ml होता है बताओ? 1000। बिल्कुल सही। तो क्या बोला इसमें? इसे बोला है कि 175 ml ऑफ 1 लीटर। तो 175 ml ऑफ 1 लीटर सेम एज 175 ml ऑफ 1000 मिलीलीटर। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालनी है हमको। बोलो क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड परसेंटेज 175/1000 इंटू 100। मैं क्या बोलता हूँ, लाइव क्लास ज्वाइन करो, साथ साथ करो। ये सबसे बेहतर चीज़ है
कुछ चीज़ों को देख के, पीडीएफ देख के, इसको लेके उसको लेके कुछ नहीं होता। आधे घंटे में तुम्हारा जितना ग्रोथ हो गया, पूरा दिन तुम ऐसे ऐसे मतलब चीज़ों को लेके बैठे रहोगे तो उतना कुछ नहीं होता। साथ में करने से होता है। कितना समय किया तुमने, कितना अच्छे तुम्हें सब कुछ होता क्या, सारा चीज़ें करने पड़ते हैं। ठीक है। यहाँ वहाँ से कुछ चीज़ें इकट्ठा करके, कुछ पीडीएफ दे करके, कुछ इसका उसका नोट्स ले करके कुछ नहीं होता। कुछ होता है, कुछ नहीं होता। अभी इतनी जल्दी तुमने कैसे कर दिया? समझ में ही नहीं आता। क्या हुआ? अगर ले भी लो पीडीएफ तो समझ में नहीं आता इसमें लिखा क्या है, मतलब पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि बताया क्या बस। देखो साथ साथ किए, सारा कुछ आता क्या, फॉर्मूला तुम खुद ही बोलते गई। अब बताओ, इसमें किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। कितने आसान है बोलो। 17.5% आपका आंसर हो गया। ऐसे पढ़ाई होती है, फटाफट एक ही दिन में सब कुछ आपको क्लियर होगा, जो आपका अंदर तक पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसका फायदा है, ना कि इधर उधर करके ये सब करके। इसलिए बोलता हूँ कि अपने हाथ से लिखो, साथ साथ करो, लाइव क्लास ज्वाइन करो, साथ में करो, देखो कितना ज़्यादा फायदा मिला आपको। अगला क्वेश्चन, 25 पैसे ऑफ ₹4 बोले, उसको कैसे करेंगे? 25 पैसे 4 रुपये का कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे बोलो, प्रोसेस बताओ। 6 पार्ट। 25 पैसे ऑफ ₹4, तो किसको किस में जज करेंगे? 20 रुपीज को पैसे में, तो कितना हो जाएगा? 400 पैसे का। 400 पैसे। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज पे क्या लिखेंगे बोलो? तो 25 हाँ, अपॉन 400 इंटू 100। अब तुम्हें कैसे आ गया? ऐसे रो रही थी पहले, ये नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं आ रहा। अब कैसे तुमको कैसे, कितना समय लगा? जब आधे घंटे भी कैसे भी करीब करीब लगा। इसमें तुमने देखो कितना अच्छा तुमने कंसेप्ट तुम कहा गया। सॉल्व करोगे सब कुछ है। कितना हो जाएगा तुम्हारा ये? 25/4%। 25/4% कितना आएगा डिवाइड करने पे? 6.25%। जब अब तुम ऐसे करने लग जाओगे ना, तो पता है डीआई का क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएगा, जब आपको ये सब चीज़ अच्छे से आ जाएगा। डीआई हो गया, बाकी क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि वहाँ पे इसी तरह से आपको प्रोसीड करने होते हैं। ऐसा जो बच्चे नहीं कर पाते उन्हीं को फंसता है, उन्हीं को टाइम ज़्यादा लगता है एग्जाम में। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ इसने यहाँ तक में सबको। चलो अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। पूरा शीट हमने डिस्कस कर दिया, आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा था और कुछ लोगों ने कर लिए, और जिन लोगों को दिक्कत है उन्होंने सारा हमने पूरा कर दिया जो हमने कल दिया था होमवर्क में। आज हम आपको देंगे कुछ ऐसे शीट्स जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ही आपके एग्ज़ाम में क्या होंगे, आते हैं, ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम मतलब आपको शब्दों में दी जाएगी कुछ चीज़ों को वर्ड में, और उसको पढ़ के आपको अभी तक जो आपने फॉर्मूला समझा, आपने पढ़ा, आपने उसी के बेसिस पे से करने होंगे। क्वेश्चन है आपका, एन एलॉय समझते ना क्या होती है? जैसे स्टील क्या खाली लोहा नहीं होता, उसमें बहुत सी चीज़ें होती है, कार्बन होता है आपका, और भी अलग अलग तरह की चीज़ें होती है, उससे स्टील बनती है, उसको एलॉय कहते हैं। तो एन एलॉय कंटेन्स 32% कॉपर। एक एलॉय में क्या आपका 32% कॉपर है, एंड 40% जिंक 40% जिंक है, रेस्ट निकल। फाइंड इन ग्राम द क्वांटिटी ऑफ ईच कंटेंट ऑफ 1 किलोग्राम एलॉय। क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में नहीं आया बताओ? एक एलॉय आ गया? नहीं है, क्या बोला है हिंदी में बताओ? एक एलॉय है, अयस्क का है, उसमें 32% कॉपर है, 40% जिंक है, बाकी निकल है। बाकी कैसे निकालेंगे? पूरा मिलाकर कितने परसेंट होते हैं?
कुल मिला के 100% होंगे। कुल मिला के अगर 100% होंगे तो निकल का परसेंट कितना होंगे? निकल का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 100, पूरा तो 100 होंगे, तो 100 माइनस 30 प्लस 40, इतना परसेंट हो जाएंगे निकल के लिए। कोई ऐसा है जिनको ये क्लियर नहीं हुआ है? कुल मिला के कितना होंगे? 100% होंगे। और तीन ही चीज है, क्या क्या है? कॉपर है, जिंक है और निकल है, तीन को मिला के 100% होंगे। तो 32 प्लस 40। अच्छा 32 है, ठीक है 32 कर देते हैं, इसको हमने कर दिया 32। तो अगर हम इसको 32 करेंगे इसको, तो फिर कितना हो जाएगा आपका? ऐड कर देंगे। अब इजिकल तो क्या होगा आपका? 100 माइनस दोनों का ऐड करेंगे, कितना आएगा? 72 पर आ जाएगा। जिनको समझ में ना आया बताओ। नो सर। हमने क्या, सब क्लियर है? यस। कोई दिक्कत है किसी को? निकल हम कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 32 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 माइनस कितना होगा? 72% इज इक्वल टू 28%। यहाँ तक एकदम क्लियर है? यस 1 किलोग्राम ऑफ एलॉय कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम ऑफ एलॉय। चिंकी जी यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? शायद नहीं है हमारे साथ अभी। तो एलॉय कितनी है आपका? क्या बोला इसमें? फाइंड इन ग्राम द क्वांटिटी ऑफ ईच कंटेंट्स। तो क्या निकालनी है हमको? हमें निकालनी है कॉपर निकालनी है, जिंक निकालनी है और निकल निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन 1 के लिए कैसे निकालेंगे? 32% ऑफ पूरा कितनी है? 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम इज इक्वल टू 32 बाई 100 इंटू 1000। 2 0 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू कितना होगा? 32 इंटू 10 ग्राम इज इक्वल टू 320 ग्राम। बताओ क्या डाउट है किसी को? कोई डाउट है? तो कॉपर कितना हो जाएगा? कॉपर इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 320 ग्राम। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। कॉपर के बाद क्या बताया गया? जिंक बताया गया, कितना? 40%। तो जिंक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 40% ऑफ 1000। 40 इंटू 1/100 इंटू क्या होगा? 1000। 2 0 कितना हो गया? कैंसिल आउट। इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका? 40 इंटू 10 ग्राम इजिकल टू 400 ग्राम। ये जिंक हो गया। अब निकल निकालने के लिए चाहे तो परसेंटेज से निकालो या टोटल में से माइनस कर दो, क्योंकि कितने कितने आ गए? पहले आ गया था आपका 320, अब कितना आ गया? 400। तो टोटल कितनी है? 1 किलो यानी 1000। तो निकल इज इक्वल टू 1000 माइनस 320 प्लस 400 ग्राम। आसान है? दोनों को हमने ऐड करके क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 320 और 400 कितना आएगा माइनस करने के बाद?
इजकल टू 1000 माइनस 720 ग्राम इजकल टू 280 ग्राम। निकल इजकल टू, तीनों का निकल गया। अब बताओ किसको क्या डाउट है, समझ आया? ये निकल का था, ये आपका जिंक का था, और ये आपका था कॉपर का था। बताओ क्या डाउट है, बताओ। अगला क्वेश्चन है, कितना आसान है ना, बोलो कितना जल्दी जल्दी हो जा रहा है। आउट ऑफ हर टोटल मंथली इनकम मिसेस सक्सेना स्पेंट 30% ऑन हाउसेस हाउस रेंट and 60% of the rest on household expenses. If she saves rupees 6,300 per month, what is her total monthly income? हिंदी में बोल दो। आउट ऑफ यस सर। मिसेस सक्सेना के जो टोटल इनकम जितने हैं उनमें से उन्होंने 30% उन्होंने घर का किराया दिया, और एंड 60% ऑफ द रेस्ट, जितना बचा पैसा उसका 60% उन्होंने घर के खर्चे किए, जो घर के जो नॉर्मल जो खर्चे होते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6300 रुपीज़ सेव किया, बचा दिया, बचत किया पर मंथ। तो व्हाट इज़ हर टोटल मंथली इनकम? तो बताओ मंथ में उनका पूरा इनकम कितनी है, पूरे मंथ का उनका कितने इनकम है। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया? इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है कि अरिथमेटिक मेथड। अरिथमेटिक में हम क्या करेंगे, हम 100 मान लेंगे, और एक होती है आपका अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रा हम क्या करते हैं, हम x मान लेंगे, फिर हमें x का वैल्यू फाइंड करेंगे। किससे आपको समझा बोलो, अरिथमेटिक से कि अलजेब्रा से? अरिथमेटिक में हम 100 मानेंगे और फटाफट निकलता जाएगा कि इसमें हम एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे इसमें। 36 लाख। कितना आ गया? 36 लाख। नहीं, इतना कैसे आएगा? 36 लाख कहाँ से आएगा? आप ऐसे लगाओ, 36 लाख से अगर किसी का इनकम होगा तो इनका मंथली सेविंग कितने, इतने कम होंगे? ऐसा नहीं। और ऐसे भी मतलब ये लॉजिक भी आपको कुछ रॉन्ग कर रहे हो, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। पहला है कि आप अगर इसको 100 मानते हो, 100 मानने अगर आपको आ जाता है तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है, और दूसरा आपको x मान लेते हो। तो हम चलिए x से ही आपको पहले हम बताते हैं इसको क्वेश्चन 2 में। जहाँ समझ में नहीं आएगा बता देना। लेट करेंगे, लेट हर टोटल मंथली इनकम इज इक्वल टू, मान लो रुपीस कितने हैं, x। आप क्या बोला है, उन्होंने बोला कि घर के खर्चे कितने दे रहे हैं, 30%। कितना दे रहे हैं, 30%। तो किसका 30%, x का 30%। तो हाउस रेंट क्या हो जाएगा आपका, सो हाउस रेंट इज इक्वल टू 30% ऑफ x इज इक्वल टू 30x बाई 100। कट गया आपका 0 0 इज इक्वल टू 3x बाई 10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये आपका हाउस रेंट हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को अगर कोई भी दिक्कत है तो बताइए।
हाउस रेंट कितना हो गया आपका 3x/10। सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। हाउस रेंट इज इक्वल टू रुपीज 3 × x/10। अब क्या बोला है कि इस पैसे का जो इतना जो पैसा निकला आपका, मतलब आपका जो ये आपको इतना खर्च हो गया आपका रेंट देने में, तो बचा कितना पैसा, तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस इज इक्वल टू एक्स पूरा था, इससे 3x/10 माइनस हो गया, कितना बचेगा आपका 10x - 3x/10 इज इक्वल टू 7x/10। ये आपका बैलेंस हो गया, बचा। नेक्स्ट आपका जितना मतलब किराया देने के बाद जो बचा। फिर बोला है इसमें, हाँ बैक कर दीजिएगा। एक्स तो पूरा पैसा था ना, और 3x/10 क्या हुआ, उन्होंने किराए पे दिया, रेंट पे दिया, तो उनको बचेगा कितना। जैसे अगर आपके पास अगर 10,000 अगर इनकम है और 2,000 आपने रेंट दिया, तो बचा कितना आपके पास 10,000 - 2,000 8,000। तो पूरा पैसा एक्स था और 3x/10 कितना रेंट में दे दिया, तो हमने इसको एलसीएम ले लिया, लेके माइनस कर दिया, तो 10x - 3x एलसीएम 10 आएगा, तो 7x/10 कितना हो जाएगा, ये आपका बैलेंस बचेगा। समझ आया, यस सर। ये आपका बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझना सबसे बड़ी बात है, तो उसको समझ जाओगे सब हो जाएगा। एंड 60%, देखो यहाँ पर उसको 60% ऑफ द रेस्ट मतलब क्या, जो बचा पैसा उसका 60% किसमें क्या उन्होंने खर्च किया, हाउस होल्ड यानी घर के जो नॉर्मल खर्चे होते हैं वो खर्च किया। तो फिर क्या बोलेंगे, सो मनी मतलब जो पैसा स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना होगा आपका 60% ऑफ 7x/10। ये कहाँ से आया था, जो बैलेंस था किराया देने के बाद जो बचा था उसका 60%। तो क्या हो जाएगा आपका, किराया देने के बाद जो बचा उसका अगर हम 60% लेंगे तो 60% ऑफ 7x/10 कितना होगा बोलो सॉल्व करके, इज इक्वल टू 60 × 1/100 × 7x/10। 10 से ये 0 कट हो गया आपका, कितना होगा, इसे काटेंगे, काट के बताइए कितना आएगा आपका, इसको काटेंगे 3 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 50 हो जाएगा, 21/50 हो जाएगा, 21x/50 हो जाएगा। फिजिकल तो कितना होगा आपका 3 × 7x/50 इज इक्वल टू 21x/50। ये क्या था आपका, ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस था, एक्सपेंसेस जो घर के जो खर्चे जो होती है। डीआई क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब सेविंग कैसे करते हैं लोग, कितना करते हैं, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि आपका पूरा इनकम आपका 10,000 रुपये है, आपने 2,000 रुपये आपने किराया दिया और 4,000 के आपने घर के खर्चे किए, तो आपका सेविंग कितना होगा, 6,000। कैसे निकाला आपने, सर 4 तो पहले खर्च हो गए, 6 तो हुई है, 4 बची। तो 6,000 कैसे आएगा, 4,000 आएगा ना। मैंने बोला 4,000। हाँ मैंने बोला 2,000 अगर आप रेंट देते हो मान लो,
2000 अगर आप रेंट दे देते हो और 4000 अपने अपने घर के खर्चे किए तो कितना हो गया? 6000 तो आपने खर्चे कर दिया, तो 10,000 आपका इनकम था, तो सेविंग कितना होगा? सेविंग इज इक्वल टू 10,000 लिखोगे जितना आपका इनकम था, माइनस करोगे बाकी जो खर्चे किए सब जोड़ दोगे, 2000 खर्च किए प्लस 4000 खर्च किए। अब इसको करोगे तो कितना आएगा? ये आपको 10,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 4,000 आ जाएगा। सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे यहाँ भी, ये हमने एग्जांपल दिया आपको, सेम कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेविंग क्या हो जाएगा? सेविंग इज इक्वल टू जो हमारा पहले पैसा था, पहले पैसा कितना था? हमारा टोटल पैसा x था, हमने माना था, और उसके बाद जो हमने खर्चे किए उसको माइनस कर देंगे। क्या खर्च किया हमने? एक तो हमने किराया दिया, कितना दिया था? 3x/10, और क्या किया था हमने? घर के खर्चे किए, कितना आया था? 21x/50 इजिकल टू, अब ये आपका पूरा सेविंग होगा, लेकिन बोल के रखा है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते पहले। रुपीस कितना होगा ये आपका? x माइनस, बताओ कितना होंगे? एलसीएम लेंगे 50 हो जाएगा, इससे कितना होगा आपका? 5 3 से 15, 15x प्लस 21x इजिकल टू क्या हो जाएगा? रुपीस x माइनस, दोनों को ऐड करेंगे 15 21 कितना होगा आपका? 36x/50। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। काटोगे इसको कितना आएगा? 2 से काट दो, 18 आ जाएगा, ये काटो कितना आएगा? 25। तो सेविंग इज इक्वल टू कितना होगा? रुपीस कितना होगा आपका? x माइनस 18x/25 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 25, तो कितना होगा आपका ऊपर? 25x माइनस 18x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 से 18 माइनस कर कितना आएगा? 7x/25। ये क्या है? ये आपका सेविंग है, लेकिन सेविंग दे के रखा है। कितना सेविंग दे के रखा है क्वेश्चन में? हर सेविंग इज 6,300 पर मंथ, मतलब ये जो होगा सेविंग के इक्वल होगा। इसका मतलब हैंस 7x/25 इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 6,300। अब इसमें नीचे मतलब 1 हो जाएगा, तो 7x इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6,300 इंटू 6,300 इंटू कितना होगा आपका? इंटू करेंगे इंटू 25, 6,300 इंटू 25, फिर इससे x निकाल लो, x कितना हो जाएगा? 63, आसान करने के लिए इंटू 100 कर दो, इजी हो जाएगा। बाई क्या करोगे? 7 7 1 जा 7, 7 9 जा कितना होगा? 63। तो फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 इंटू कितना है आपका? x इक्वल टू 7 9 इंटू 100 इंटू कितना बचा? 25। x इक्वल टू 9 इंटू 100 इंटू 25, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 22,500। एग्जैक्टली 22,500 रुपये, ये आपका उनका अर्निंग हो गया था। अब बताओ
किस स्टेप में आप कोई दिक्कत अगर हो तो बताओ। सो फिर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ दिखाता हूँ। मिसेस सक्सेना टोटल मंथली इनकम कितनी है? ₹22,500 ओनली। अब बताओ, शुरू से बताओ क्या दिक्कत है कहीं पे। बोलो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और इसकी दूसरी मेथड कौन सी है, परसेंट वाली, वो दिखा दो। दूसरी आपका अरिथमेटिक है, 100 मान के करते हैं इसको, 100 मान के करते हैं। वो कैसे करते हैं? सर एक्स की जगह हर जगह 100 रखेंगे, बस बाकी तो सेम ही रहेगा ना। कॉन्सेप्ट सेम रहती है, मैं करके दिखा देता हूँ। इससे बता, इसका आपने नोट कर लिया पूरे, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। सारा अच्छे से आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम 100 मान के करेंगे, ये 100 जो होती है इसमें, इसकी आपका अलजेब्रिक मेथड हो गया। और अगर हम 100 मान के करेंगे, वो आपको होती है अंक गणित, यानी अरिथमेटिक का मेथड होती है। इसको हम कर देते हैं, कर दो इसको। अल्टरनेटिव मेथड, लेट करेंगे, लेट हर मंथली इनकम इजिकल टू मान लीजिए कि ₹100। आप क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या बोला है आपका? 30% क्या करता है? 30% वो कहाँ खर्च करते हैं? किराया देता है। हाँ जी, रेंट देते हैं। तो हमने क्या माना, उनका कुल इनकम, टोटल इनकम कितना माना हमने? 100 रुपये माना हमने। तो रेंट कितना होगा? हाउस रेंट इजिकल टू ₹30। 30% है ना, 30 होगा। तो फिर बैलेंस कितना होगा? 100। भाई 100 कैसे होगा? जब 100 रुपये उनके पास इनकम था, 30 रुपये दे दिए हाउस रेंट में, किराए में, तो कितना बचेगा? 70। 7। सिंपल सी बात है। 100 रुपये उनकी इनकम है, 30 रुपये उन्होंने दे दिया रेंट पे, तो तभी उनके पास 100 रुपये बचेगा, 70 बचेगा ना। अब क्या बोला इसमें? ये 70 रुपीज़ का कितना, 60% किस में जाएगा? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में। मंथली हाउस होल्ड expenses is equal to 60% of ₹70 is equal to 60 into 1/100 into 70। 2 जीरो कट हो गए, कितना बचेगा आपका? ₹42। यानी कि घर के जो खर्चे होते हैं वो खर्च कितना होंगे? उनका 42 रुपये होगा अगर उनका 100 रुपये इनकम हो तो। अब उनका सेविंग कितना होगा? सो सेविंग इज इक्वल टू
पूरा आमदनी कितने थे? 100 रुपये माइनस खर्चे कितने कितने हो गए आपका? 30 30 और 42। हाँ 42 तो कितना हो जाएगा उनके पास? 42 हो जाएंगे। उनके पास 100 तो पूरा उनका पूरा कंप्लीट कितना था? 100 रुपये था। तो सेविंग कितना हो जाएगा आपका? बताओ कितना होंगे? 100 माइनस 30 प्लस 42 इज इक्वल टू रुपीज 100 माइनस 72 28 आएगा सर। 100 माइनस 72 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रुपीज 28। अब इसके बाद आपको लगानी होगी कौन सा मेथड? एकिक नियम या यूनिटरी मेथड। कैसे लगाएंगे? ये कब है सेविंग? जब उनके पास 100 रुपये इनकम था। अब लगाएंगे when income when saving is rupees 28। इनकम कितना था उनका? इनकम 100 रुपये था। इनकम इज इक्वल टू रुपीज 100। अब अगर उनका जब उनका सेविंग 28 रुपीज़ है तो इनकम कितनी है आपका? 100 रुपये है। व्हेन सेविंग इज ₹1, अगर 1 रुपये का सेविंग हो तो इनकम कितना होंगे? इनकम इज इक्वल टू 100 बाई ₹100/28 होगा। और सेविंग इसमें बोला कितनी है? 6300। सेविंग कितनी है एक्चुअली? 6300 है। व्हेन सेविंग इज ₹6300, इनकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? इनकम 1 रुपये पे कितना था आपका इनकम? जब सेविंग 1 रुपये था तो इनकम कितने थे? 100/28। अब जब सेविंग आपका 6300 हो गया तो इनकम कितना हो जाएगा? 100/28 इंटू 6300। अब इसको सॉल्व करो। इनकम 100/28 इंटू 6300 कितना आएगा? इसे सॉल्व करने के लिए क्या करो? 100 इंटू 63 इंटू 100 कर दो, आसान हो जाएगा। बाई 28 22,500 आ गया। 7 से काटो, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर काटो 4 से, कितना आएगा? 25 हो जाएगा। इज इक्वल टू 9 इंटू 25 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹22,500। तो उनका आमदनी कितनी है? अब देखो, चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप उस मेथड से करो, उनका अर्निंग तो एक ही रहेगा। उनका अर्निंग बढ़ने वाला नहीं है। आप अगर सोचोगे कि हम मेथड चेंज कर देंगे तो कुछ ज़्यादा या कम अर्निंग हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो अर्निंग एक ही रहेगा, क्योंकि मैथ का आंसर एक से नहीं आता है। यहाँ तो किसी को कोई डाउट है? बताओ, दोनों में से किसी मेथड में। ये सही लगी सर, वो वाली तो कम समझ में आई थी। वो क्या दिक्कत है बताओ? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं किसी स्टेप पे कॉन्सेप्ट सेम ही है। वो थोड़ी लंबी है, ज़्यादा लंबी है वो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि कंसेप्ट आप दोनों से रखो। जहाँ पे जो
एग्जाम टाइम में जो एप्लीकेबल होगा उसको कर सकते हो आराम से। एक बार वो वाले फिर से बता दो, ये वाले तो आगे से थे। इसमें हमने बताया कि मान लो पूरा इनकम ₹X है, 30% क्या करते हैं वो खर्च करते हैं रेंट पे, तो 30% ऑफ X निकाल लिए, कितना आ गया आपका 3x/10 आ गया। अब बैलेंस कितना बचेगा, पूरे ₹X था उससे 3x/10 माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा, कितना आ गया 7x/10 आ गया। अब बोला है कि इस पैसे का 60% खर्च कर रहे हैं किसमें, घरेलू खर्च पे, तो 60% ऑफ 7x/10 कर दिया तो कितना आ गया, करने के बाद इसका ये आपका आ गया 21x/50 आ गया। ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया। अब अगर हमको निकालनी हो कि ये तो मैं एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल था समझाने के लिए। अब अगर हमको निकालनी हो चलेगा स्लाइड अगर हमको निकालनी हो कि टोटल आपका सेविंग कितनी है, तो टोटल इनकम में से हम क्या करेंगे, जो हमने खर्च किए उसको माइनस कर देंगे। टोटल इनकम कितना था हमारा ₹X था, और हमने खर्च कितना किया, हमने खर्च किया एक जगह क्या हाउस रेंट दिया हमने, और क्या खर्च किया, और हमने खर्च किया हमने घर के जो हमें जो घरेलू जो खर्च थे। अब क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया तो क्या आया, सेविंग आ गया। अब इस सेविंग को हमने कितना देकर रखा, सेविंग देकर रखा है 6300। उसको हम इसमें उस अमाउंट के बराबर हमने क्या किया, हमने सेविंग हमने डाल दिया, उससे हमने एक्स का वैल्यू फाइंड किया। मैं स्लाइड देख रहा हूँ कि स्लाइड कहाँ पर है, तो उससे हमने एक्स का वैल्यू हमने फाइंड किया जो कि आ गया आपका 22,500। अब इसके बाद हमने इसको 100 मान के किया, 100 मान के, तो फिर हमने इसमें एक का निकाल लिया ₹1 के लिए, और उसके बाद इसका हमने यूनिटरी मेथड यानी एक नियम से किया हमने इसमें। तो इससे क्या हुआ, हमारा आपका आंसर सेम ही आया 22,500। ये हमने किया था सेविंग इज इक्वल टू टोटल कितना था आपका ₹X था, X माइनस जो रेंट का पैसा और जो आपका ना घरेलू खर्चे माइनस कर दिया तो क्या बचा आपका, सेविंग आ गया। तो सेविंग में कितना आ गया आपका, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके हमने 25x माइनस 18x/25 आ गया, तो 7x/25 आ गया। ये इजिकल टू किसका हो गया, ये आपका हो गया जो सेविंग था 6300। फिर इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया, कितना आ गया 22,500। ओके, आपको जो भी आप करना चाहो, चाहे आप यूनिटरी मेथड से करो या आप अलजेब्रा से करो, दोनों से कर सकते हो। चलो, यह आपको क्लियर हो गया, इसको मैं सेंड कर दूंगा, इसका क्वेश्चन आप ट्राई करना। आप मुझे बताओ, ध्यान बिंदु उपनिषद आज कौन बताएगा? एक रिवीजन के तौर पे हम रोज करेंगे कोई ना कोई सेकंड पेपर के एक कंटेंट को। ध्यान बिंदु उपनिषद हम कल हमने किया था, हम कल किए थे हम नाद बिंदु उपनिषद। आज हम करेंगे ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में ये बताओ कि मेन बात क्या क्या बताया गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद की अगर बात करेंगे, बहुत अच्छी बात बताई गई है, बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। ध्यान बिंदु उपनिषद पहले क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे, ये कृष्ण यजुर्वेद लिया गया है, ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखा के अंतर्गत ये एक उपनिषद है। सबसे पहले हम इसको याद करेंगे, जो ध्यान बिंदु उपनिषद जो है। हाँ बताओ। और इसमें 106 मंत्र है। ध्यान बिंदु उपनिषद ये आपका 106 हाँ जी, हाँ जी, और इसमें षडंग योग का वर्णन किया गया है। बिल्कुल, इसमें आपका 106 मंत्र होते हैं। सबसे पहले बात यह आपका कि ध्यान बिंदु उपनिषद आपका यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है,
और इसका प्रारंभ क्या होती है, इसका यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्स के लिए। ध्यान बिंदु उपनिषद का जो प्रारंभ है वह ब्रह्म ध्यान योग से होता है। किससे होता है? ब्रह्म ध्यान योग से आपका ये प्रारंभ होता है। इसमें बताया क्या गया है? ब्रह्म की सूक्ष्मता, सर्वव्यापकता, ओंकार स्वरूप, ओंकार की ध्यान की विधि, इन सब के बारे में बताया गया है। इसीलिए इसका नाम क्या है? ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान योग से ये बताया गया कि पर्वतों से भी ऊंचे, अगर इतना पाप किसी का होता है, देखो एग्जाम के लिए कैसे पूछते हैं कि किस उपनिषद के अनुसार पर्वतों से भी ऊंचे पाप का आपका, या फिर ऐसा कर पूछ सकते हैं कि ध्यान किस योग से पर्वतों से भी ऊंचे पाप का विनाश हो सकता है, या फिर ध्यान बिंदु उपनिषद से किस प्रकार पर्वतों से भी ऊंचे पापों का विनाश हो सकता है। तो ध्यान योग से बताया गया है इसमें, ध्यान बिंदु उपनिषद में, कि ध्यान योग से पर्वतों से भी ऊंचे पापों का विनाश हो जाता है। ये आपका एग्जाम कंटेंट है, ये आपको पूछा गया आया था, ये क्वेश्चन आया था। हाँ जी। जैसे कि पर्वत की तरह अगर मेरे कर्मों से संचित अगर पाप संपन्न, मेरु पर्वत की तरह भी अगर पाप है तो कौन से उपनिषद में बताया गया, कौन सा ये करने से, ध्यान करने से होना? बिल्कुल, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ कि आप लोग हमेशा, मैं ये देखो, अगर आपको इस तरह का एग्जाम क्रैक करनी है, एक बात एकदम गांठ बांध लो, एग्जाम जो नॉर्मल बच्चे करते हैं वो बिल्कुल प्रोसेस आप अगर करने जाओगे, आप खुद ही सोचो, इतने सागर की तरह सिलेबस है, एक साथ आप सबको रिवीजन नहीं कर सकते इतने शॉर्ट टाइम में जब आपका एग्जाम डेट निकल जाएगा। हमेशा आपको रेडी रहने पड़ेंगे। ऐसे अगर करते जाओगे ना, सुनते जाओगे, बोलते जाओगे, जो आप कर रहे हो आप प्रेजेंट करो, जो आप लिखे हो उसको आप खुद बोलो, आप किसी और का भी सुनो। ऐसे जब आप बोलोगे, सुनोगे, लिखोगे और समझाओगे, हमेशा हर चीज के लिए आप अपडेट रहोगे। करके देखो, ये उपनिषद भूलोगे ही नहीं। नाथ बिंदु आपने कल जिन्होंने उस दिन बताया था, देखो कितने अच्छे से सबको याद है। हम ऐसे ही करेंगे कि ये एग्जाम तक पूरा करेंगे कि आपको हमेशा, अगर आपको 2 दिन के शॉर्ट टर्म में अगर एग्जाम डेट आ जाए तो आपको आप रेडी रहो, ऐसे इस तरह से। तो ध्यान योग से क्या होती है? पर्वतों से भी ऊंचे पापों का विनाश हो जाता है। इसका बीजाक्षर क्या होती है? ये ओंग से परे बिंदु, ओंग से परे बिंदु, और उसके ऊपर जो नाद है वो नाद विद्यमान है, ये बताया गया है। बीजाक्षर क्या है? ओम। ओम से परे बिंदु और उसके ऊपर नाद विद्यमान है। फिर क्या बताया गया है? उस मधुर नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है वही परम पद है, परम पद के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपसे मेन की जो यही आपका नोट्स बनती है, आप जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली यही फैक्ट है, इसे यही फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए जाते हैं। जब आप एक बार आपने उपनिषद को आपने पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप अपने कॉपी में इन्हीं सब टर्म्स को लिखोगे कि आपका परम पद किसे कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था कि परम पद किसे कहते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। तो मधुर नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है तो वही क्या होती है? परम पद होती है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। एक बार उपनिषद पढ़ोगे ना, आप मेरा पूरा वीडियो देखना, इतनी अच्छी उपनिषद है। आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या किसका आंसर मिलेगा। एक बात सुनो, किसका आंसर मिलेगा। इसको अगर खाली ऐसे ही आप कहानी की तरह सुनोगे ना तो आपके एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी अच्छी बात बताई गई है आपको। अब जानते रामायण में एक बार हुआ था कि विभीषण ने, जब विभीषण आए थे तो लक्ष्मण और बाकी लोग बोल रहे थे कि क्या पता वो रावण का मतलब कोई, क्योंकि राक्षस जाति का है, हम कैसे ट्रस्ट कर लें। तो विभीषण ने कहा था कि अगर मैं कुछ छल कपट कर रहा हूँ तो कलयुग में 100 बच्चे का पिता बनूंगा और कलयुग का राजा बनूंगा, ऐसे ऐसे उन्होंने काफी कुछ बताया था। तो लक्ष्मण जी हंसने लग गए। देखो यहाँ पे तो एक बच्चे का पिता बनने के लिए लोग इतने सारे यज्ञ करते, इतने सारे कुछ करते हैं, ये बता रहे कि 100 बच्चे का पिता बनेंगे, ये तो वरदान मांग रहे हैं। और राजा बनना कौन नहीं चाहता। तब राम जी ने बताया था लक्ष्मण, ये बहुत बड़ी बात कहा गया है, आप नहीं जानते कलयुग में आज की तरह चीजें नहीं होंगे। और उस समय उन्होंने सब कुछ बताया था कि कलयुग में होगा क्या। आप पूरा रामायण पढ़ना, यहाँ पे तो मैं उतना ज्यादा मैं बोलूंगा तो मेरा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। उन्होंने सब कुछ बताया था, उस समय वर्णन किया था कि कलयुग में मतलब बच्चे जो होंगे माता पिता का ऐसा सेवा नहीं करेंगे सारे, जैसे कि उस समय करते थे, उस समय राम जी के युग में जिस समय करते थे।
श्री राम के युग में जिस तरह से करते थे। और राजा जी होंगे, राजा भी प्रजा का वैसा ख्याल नहीं रख पाएंगे जैसे कि उस समय करते थे। उसके बाद बाकी बहुत से बातें उसमें है, बहुत डिटेल में है, आप पढ़ना। तो ये सवाल, हाँ सवाल ये है कैसे पता, कोई तो मैकेनिज्म होगा ना, इतने पहले से, इतने लंबे समय पहले से कैसे पता कि ऐसे ऐसे जब समय आएगा तो ये चीजें होंगे। और एक हमारे पुराने भविष्य पुराण, उसमें अगर आप पढ़ोगे तो भविष्य के बारे में क्या क्या होने वाला है, ये सारी बातें उसमें विस्तार से समझाई गई, बताई गई है। हम तुलसीदास जी के जो आपका ग्रंथ है उसमें भी हम पाते हैं कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। इसका मतलब ये तो हुआ ना कि कोई मैकेनिज्म तो होंगे जिसके जरिए चीजें बदलती है, चाहे अच्छाई की तरफ बदले चाहे बुराई की तरफ बदले, कैसे भी बदले। और ये मैकेनिज्म पहले से डिसाइडेड है, और ये मैकेनिज्म एक आपका कुछ चीजों पे काम करता है, तभी तो कोई कह पाता है ना कि सतयुग में ऐसे होगा, कलयुग में ऐसे होगा, या द्वापर युग में ऐसे होगा। तो कोई तो मैकेनिज्म होंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद को जब पूरा पढ़ोगे तो यहाँ बताए गए हैं कि किस किस दिशा में कैसे कैसे आपका होने से कैसे कैसे मन में भावनाएं कैसे बदलती है। और तब आप समझोगे कि युग के जैसे युग बदलती है वैसे वैसे चीजें कैसे बदल जाती हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, क्या आप जब इसको समझोगे पढ़ोगे तो आपके अंदर के सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा तृष्णाएं, बहुत ज़्यादा जो हमारे जीवन में जो आक्षेप होता है, जो शिकायतें होती है, जो प्रतिशोध की जो प्रवृत्तियां होती है, इन सब से बहुत आप बाहर निकल आओगे, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे ना, इतनी ज़्यादा आपको शांति मिलेगा जब आप इसका पूरा पढ़ोगे। हमने ध्यान बिंदु उपनिषद को हमने 3 पार्ट में हमने वीडियो में कंप्लीट किया उपनिषद को, पूरे उपनिषद को। आप मेरा 3rd पार्ट देखना, 3rd पार्ट में वीडियो के ये सारा चीजें बहुत विस्तार से बताई है कि ये कैसे क्या मैकेनिज्म होती है, उपनिषद में बताया गया है। ध्यान बिंदु में एक एक चीजों को क्लैरिफाई किया गया है कि किस समय किस स्थिति में कैसे कैसे आपका ऊर्जा किस तरह से प्रवाहित होने से हमारे चेतना या हमारे मन की वृत्ति कैसे बदलती है। फिर आप बहुत कुछ समझ जाओगे। ये मैंने आपको बताया प्रेरित करने के लिए, क्योंकि जीवन में उपनिषद का क्या रोल होती है। जब आप जान जाओगे उनको तो आपके जीवन के हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ आपका ऐसा चीजें होती है जिससे वो फाइट करता है। उस फाइट करने में आपका बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगा, बहुत ज्यादा, जो जिस भी जगह पे है सबके साथ कनेक्ट कर जाता है। ये तो इसका आपका जो मानवीय पक्ष हो गया, हमारे जो व्यक्तिगत पक्ष हो गया, और जो आध्यात्मिक पक्ष हो गया, ये हो गया। इसका आपको रुचि मिलेगा उपनिषद को समझने में, पढ़ने में। लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं आएंगे, नेट के एग्जाम में आपका फैक्ट्स आएंगे। तो फैक्ट्स में हमने क्या देखा, हमने इसमें क्या बताया गया है कि जो मधुर नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है वही क्या है, परम पद है। फिर ध्यान योग, या आपका ये इतना आपका फैक्ट्स हो गया। इसके बाद ओंकार की प्रकृति के बारे में बताया गया है, नेचर ऑफ प्रणव, प्रणव की प्रकृति क्या है। किसी को तैयार है? प्रणव के अक्षर जो है आकार, उकार, मकार, इसमें 3 लाइन, हाँ जी, तीनों लाइन में ना, हाँ 3 जी। आंसर होते हैं जी। प्रणव के अक्षर आकार में लोक या वर्ण क्या होती है, पृथ्वी या पीत वर्ण होती है। जी। और इनका देवता या गुण क्या होती है, अग्नि देवता होते हैं, और गुण हाँ क्या जी। होती है, रजोगुण होती है। एग्जाम में ये आ चुका है कई बार कि आकार में प्रणव का जो आकार है उसमें कौन से गुण होते हैं, तो आप बोलोगे रजोगुण होते हैं। रजोगुण। और किस लोक में होते हैं आकार, बोलोगे पृथ्वी लोक में होते हैं। पृथ्वी लोक में। वर्ण क्या होती है, वर्ण बोलोगे पीत वर्ण होती है। इसमें आकार में कौन से वेद है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार बोलोगे ऋग वेद है। आकार कौन सी वेद है, ऋग वेद है। और व्याहति क्या होती, बहती कौन सी है, बोलोगे आकार जो भू बहती है। और बहती है सर, बहती लोग से बहती बोलते हैं क्या? नहीं, आपका बहती बहती मतलब ऐसा बोलते ना, भूवा स्वा बोलते ना, इसको बहती कहते हैं। अच्छा, ओके। तो बहती क्या होती है, भू होती है। और किस इष्ट की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। किससे, आकार से। ये आपका एग्जाम का फैक्ट्स हो गया। अगर मैं इसको लिखूंगा
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, लेकिन आप इसको, मैंने सारा कुछ बहुत विस्तार से बता के रखा है, इसलिए मेरे वीडियो कई पार्ट में बनती है। मतलब मैंने इसमें कोई शॉर्टकट नहीं करता उपनिषद में, किसी में नहीं करता, मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो उसमें थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में सारा हम इसको बता के रखे हैं। आप इसको, मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा। अभी मैं आपको कल करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और प्रणव के जो आकार होती है, आकार आप लिखोगे, आकार के साथ बारे में बता रहा हूँ। आकार में वर्ण क्या होती है, लोक क्या होती है, लोक बोलोगे पृथ्वी, और बिल्कुल पृथ्वी लोक बोलोगे। और फिर वर्ण क्या होती है, पीत वर्ण बोलोगे। कौन से वर्ण? पीत वर्ण। इसको भूलोगे नहीं, आगे फिर से पूछूंगा कल परसों फिर से। फिर देवता क्या होती है, अग्नि देवता होती है। चाहो तो अभी चाहो तो लिख लो साथ साथ, या आप इसमें अपने मेरा मतलब उसमें देख के लिखना। गुण कौन सी होती है, रजोगुण होती है। कौन सी गुण होती है, रजोगुण, याद रखना इसको। और आकार के लिए वेद कौन सी होती है, ऋग्वेद होती है। कौन सी वेद होती है, ऋग्वेद होती है। और व्याहति क्या होती है, भू होती है, भू व्याहति। कौन सी व्याहति होती है, भू। और इष्ट प्राप्ति क्या होती है, ब्रह्म होती है। किसके लिए होती है, ब्रह्म। इसको याद रखेंगे। ये आपका आकार के लिए हो गया। इसके बाद आपका आता है उकार के बारे में। आ उ मा होती है ना, तो इसके सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा आपका, उकार हो जाएगा। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें। अब उकार के लिए लोक कौन सी होती है, अंतरिक्ष होती है। लोक कौन सी होती है आपका, अंतरिक्ष होती है। और वायु देवता। वर्ण कौन सी होती है, शुक्ल वर्ण, हाँ शुक्ल वर्ण होती है। श्वेत वर्ण सर, श्वेत वर्ण। श्वेत बोलो शुक्ल बोलो एक ही बात है। शुक्ल वर्ण होती है। और देवता कौन सी होती है, वायु देवता होती है। और गुण कौन सी होती है, गुण इसमें आपका उकार में क्या होती है, सत्वगुण होती है। अब बताओ कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। अगर आप ऐसे इस तरह से अगर नहीं करोगे तो आपको वहां पे याद रहेगा सारा चीज एक साथ, नहीं रहेगा ना। देवता कौन सी होती है, उकार के लिए वायु होती है। गुण कौन सी होती है, सत्वगुण होती है। वेद कौन सी होती है, यजुर्वेद होती है। व्याहति क्या होती है आपका, भुआ होती है। और इष्ट प्राप्ति किसकी की होती है, विष्णु प्राप्ति होती है। इसलिए भगवत गीता में 6 जगह से बताया गया है कि हे अर्जुन तुम ओम का जाप करो। आप गीता को भी पढ़ना, आप अच्छे से मतलब समझोगे कि क्यों यह बातें बताई गई है। उसमें एक जगह है कि सर्व उपनिषद गावाह भोक्ता गोपाल नंदना। जितने उपनिषद है अगर उसको एक गाय की तरह ले लेंगे तो उसका भोक्ता कौन है, गोपाल नंदा यानी श्री कृष्ण है। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि 6 जगह बताया गया कि आप हे अर्जुन तुम ओम का जाप करो। तो क्या होता है आपका, उकार में क्या है, विष्णु है। सोचो उकार में खाली विष्णु है। ओम के आ उ मा में से खाली उकार में खाली क्या है आपका, विष्णु है। फिर बात करेंगे मकार के लिए। तो मकार की बात अगर करेंगे तो मकार में लोक कौन सी है, द्युलोक होती है। कौन सी लोक होती है आपका, द्युलोक होती है। फिर आपका होता है वर्ण क्या होती है, कृष्ण वर्ण होती है। याद रखना, कृष्ण वर्ण होती है। फिर आपका देवता कौन होते हैं, देवता सूर्य होते हैं। फिर आपका गुण कौन सी होती है, तमोगुण होती है। आप देख लो तीनों गुण कहाँ से उत्पन्न होती है, ओंकार से उत्पन्न होती है, ध्यान में उपनिषद के अनुसार। वेद कौन सी है, साम वेद है। कौन सी वेद है, साम वेद। व्याहति क्या होती है, स्वाहा होती है। स्वाहा व्याहति होती है। और प्राप्त क्या होती है, महेश्वर प्राप्त होती है। आपने क्या देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही किसमें है, खाली एक एक उनके जो अक्षर है, अकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी सृजन करता, पालन करता, संहार करता, ये तीनों किसमें है आपका, ओंकार में है।
ये आपका फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ओंकार की प्रकृति के बारे में। तो आपको बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। इसके बाद आप समझ रहे हो कि हम किस तरह से इसको हम तैयार करेंगे। आपको ऐसे पूरा रेडी कर रखनी है। अगर कुछ और बात करेंगे कि ध्यान योग का महत्व क्या है, तो इसमें बताया गया कि यदि अनेक योजन विस्तीर्ण, मतलब बहुत बड़ी योजन विस्तार से अगर पर्वत का समान भी विशाल भी पाप होती है इतनी ज़्यादा, तो भी वह ध्यान योग से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है। ये इसका महत्व है ध्यान योग का। और क्या बताया गया है, जो साधक अनाहत नाद को और उस अनाहत शब्द से भी परे जो ब्रह्म तत्व होते हैं, जो ब्रह्म तत्व है, उसको जो जान लेता है, उसके सारे द्विधा, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, कोई डाउट नहीं रहता उसका। और क्या बताया गया इसमें, जिस तरह से फूलों में गंध, दूध में घी, तिल में तेल और माला में मणियां मतलब सूत में पिरोई रहती है, उसी प्रकार भूत अर्थात जो विश्वगत जो पदार्थ होती है ब्रह्म में समाहित रहते हैं। और इस प्रकार के दिव्य ज्ञान से साधक ब्रह्म में क्या होते हैं, स्थित हो जाते हैं। फिर इसके बाद बताते हैं कि वृक्ष अर्थात जगत, पूरे जगत को अगर पूरा आप एक छाया अर्थात एक सूक्ष्म जगत को उसके अगर निष्कल स्वरूप में हम मानते हैं, तो ये संपूर्ण, ये पूरा आपका जो संपूर्ण सकल जो है, सकल और निष्कल भाव पदार्थ में, मतलब सकल मतलब आप नॉर्मली समझ लो, आपका हम कहते हैं ना एक निराकार और साकार, इसको आप कैसा कहते हो, मतलब निराकार मतलब बिना मूर्ति के, साकार मतलब आपका एक मूर्ति के साथ। तो आपका पूरा निष्कल भाव और सकल भाव ये पदार्थों में क्या है, वह आत्मा यानी ब्रह्म ही क्या होती है, प्रकाशित होती है। क्योंकि हम निराकार और साकार दोनों में ही लोगों को हमने महर्षियों को देखा, हमने बड़े बड़े तपस्वियों को देखा, हमने प्रभु को प्राप्त करते हुए। जैसे विवेकानंद के जो गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस देव, उन्होंने माँ काली की इतनी पूजा की तो साकार हो गए और उस पर ब्रह्म को प्राप्त किए। वैसे ही कबीरदास जी ने प्राप्त किए निराकार ब्रह्म से, सूरदास जी ने प्राप्त किए कृष्ण को उनका आकार को देख करके। ऐसे निराकार साकार दोनों में है। इसके लिए बताया गया इसमें कि चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, उस ब्रह्म जो है वो वही प्रकाशित होते हैं। इस तरह से आप देखते हो कि ओंकार की प्रकृति हो गया, फिर आपका ध्यान योग के बारे में उनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी बातें इसमें बताया गया है। इसके बाद आपका एक उपमा दी गई है कि प्रणव ओंकार को धनुष रूप में और अंतरात्मा को बाण रूप में और ब्रह्म को लक्ष्य रूप में मानना चाहिए। तो ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि किसको क्या मानने हैं, तो आप बोलोगे का क्वेश्चन सर उसमें भी है ना, इसमें श्रीमद् भगवद गीता। ये आपका एक और भी उपनिषद है जो आपने जो इसमें कठोपनिषद पढ़ा है ना, तो कठोपनिषद में भगवद गीता के बहुत से बातें हैं। और कठोपनिषद में भी बताया गया कि आपका आत्मा, आपका इंद्रिय, उसमें रथी इत्यादि बताया गया सारा चीजें। तो प्रणव को आप ओंकार को धनुष रूप में कहाँ बताया गया, ध्यान बिंदु उपनिषद में। आपको याद करनी है, एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी और भी पूछ सकते हैं फिर से। ओंकार को धनुष रूप में, अंतरात्मा बाण रूप में और ब्रह्म क्या है, लक्ष्य रूप में है। इसलिए प्रमाद रहित होकर बाण से लक्ष्य भेद करना चाहिए, जिससे कि बाण लक्ष्य में विद्ध होकर विलीन हो जाए। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार धनुष की, जो हम धनुष के सहायता से क्या करते हैं, जिस तरह से धनुष के सहायता से बाण लक्ष्य में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार ओंकार के जप ध्यान रूप, जब ध्यान करते हो ओंकार के जप ध्यान रूप की सहायता से आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रणव का ध्यान प्रमाद रहित होकर करे, जिससे आत्मा ब्रह्ममय हो सके, उस
उस परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर योगी की सभी क्रियाएं क्या होती है, निवृत्त हो जाती है। ये आपका ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया गया है। तो आपने देखा ये बहुत बड़ी आपको उपनिषद है। इसके बाद इसमें ओंकार की ध्यान की विधि भी इसमें समझाई गई है। इसके बाद इसमें षडंग योग के बारे में भी बताया गया है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 6 अंग जो है, इसमें अष्टांग नहीं बताया गया है, याद रखेंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद में आपका 6 अंग बताए गए हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपसे मैं आशा करता हूँ कि ऐसे आप बताओगे। अभी तो मैं शुरू हूँ तो मैं बता रहा हूँ, मैं भी बताता रहूँगा, लेकिन मेरे साथ साथ अगर आप भी बताओगे, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तब जाके मैं जो चाह रहा हूँ वो निकल के आएगी। क्योंकि खाली मेरे बोलने से निकलेगी नहीं, ये निकलेगी तब जब मैं तो बताऊँगा ही आपको, लास्ट दिन तक बताता रहूँगा। लेकिन मेरे बताते बताते जब आप भी बताने शुरू कर दोगे तो क्या होगा, हमेशा आपको याद रहेगा कंटेंट। कभी आपको ज़्यादा मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा रेडी रहोगे, ऑलवेज रेडी फॉर द एग्ज़ाम, उस मोड पे चले जाओगे। जैसे आपको पूछा जाएगा कि बताओ कि ध्यान बिंदु उपनिषद आपका अष्टांग योग में इसमें है क्या, षडंग योग है या और भी कुछ, तो आप बोलोगे इसमें षडंग योग है। क्या क्या है इसमें, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 6 अंग बताए गए हैं ध्यान बिंदु उपनिषद में। इसमें आपका यम नियम के बारे में शुरू में नहीं बताया गया है। फिर आपका इसमें आसन कितने तरह की बताई गई है, इसमें सिद्धासन आपका इसमें बताया गया कि ये तो बताया गया है कि जीवों के जितनी जातियां हैं उतने ही हैं आसन इसमें, लेकिन जो मुख्य आसन है इसमें ये बताए गए हैं। ये जो इसमें जो आपका सूत्र नंबर आपका श्लोक संख्या जो 42 में एकदम साफ साफ बताए गए हैं कि आसन इत्यादि जो होती है कि आसनानी च तावंती यावंत जीव जातय, मतलब जितने जीव है उतने आसन है। सिद्धं भद्रं तथा सिंहं पद्मं चेति चतुष्टयम, यानी क्या हुआ, मुख्य आसन क्या है आपका, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन, ये मुख्य है। अब एग्जाम में कैसे देते हैं कि बताएं कि ध्यान बिंदु उपनिषद में इनमें से कौन सा आसन नहीं है, क्या दे देंगे, बीच में वज्रासन दे देंगे, सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, सिंहासन, इस तरह का आपका ऑप्शन बना के दे देंगे। तो आप क्या याद रखेंगे, ध्यान बिंदु उपनिषद में ऐसे तो बताया गया है कि जितने जीव है उतने आसन हैं, लेकिन मुख्यतः कितना आसन बताया गया है, 4। क्या क्या, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन, पद्मासन। ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था, इसके बारे में आप लोग पढ़ के रखना कि आपका इसमें काम रूप वर्णन बताया गया इसमें कि प्रथम आधार चक्र और द्वितीय जो मतलब मूलाधार चक्र के बारे में, और द्वितीय क्या आपका स्वादिष्टान चक्र, इन दोनों ये जो चक्र है, क्या पहला चक्र क्या है आपका आधार यानी मूलाधार चक्र, और द्वितीय क्या आपका स्वादिष्टान चक्र, इन दोनों के मध्य में योनि स्थान है और इसको काम रूप कहा गया है। और एग्जाम में इसके ऊपर अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम रूप कैसे कहा गया है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। तो आप क्या बोलोगे कि मूलाधार यानी प्रथम आधार चक्र और द्वितीय स्वादिष्टान चक्र, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मध्य में योनि स्थान है, इसको काम रूप कहा गया है। तो इसके ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं, पूछे जाते हैं। फिर आपका आएगा इसमें आत्मदर्शन की विधि। इसमें बताया गया कि हृदय स्थान में क्या है आपका अष्टदल कमल है, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। हृदय स्थान में कितने दल का आपका कमल है, अष्टदल का कमल है अकॉर्डिंग टू ध्यान बिंदु उपनिषद में। उसके मध्य में एक रेखा वलय के मध्य में जीवात्मा जो ज्योति स्वरूप और अनुमात्र है वो रहता है। कैसा है, ज्योति स्वरूप है और अनुमात्र है। आप सोचो कि अणु के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में इतने पहले सब बता दिया गया था, इस शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो आप अणु के बारे में, एटम्स के बारे में उपनिषद में इतने जो पहले बता दिया गया था, तो आप बताओ कि कौन किससे सीखा? क्या जॉन डाल्टन हमें सिखाएं या उपनिषद इत्यादि से जॉन डाल्टन ने सीखे एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में? आप जब सोचोगे इसको तो आप बहुत कुछ पाओगे। बस मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको बहुत इंटरेस्ट जग जाएगा हमारे ग्रंथों के प्रति। डार्विन बाद अगर पढ़ोगे
मैं इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर लेने वाला हूँ बहुत जल्दी, लेकिन इसमें आपको सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस कंटेंट से अलग है थोड़ा सा। लेकिन इसके ऊपर मैंने कुछ रिसर्च पेपर मैंने बना रहा हूँ, उसके थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। डार्विन ये कहे थे कि सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो जल में हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे जल और स्थल दोनों में आने लगे, उसके बाद सब कुछ आने लगे। अब बताओ, हमें लगता है कि डार्विन ने हमें ये सब बातें हमें बताए थे, उनका थ्योरी है। अब बताओ, हमारे जो भगवान के जो अवतार हुए थे, विष्णु के अवतार, पहला अवतार क्या था? मत्स्य अवतार। मत्स्य कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। पानी में। तो पहला मत्स्य अवतार क्या हुआ? पानी में जो रहने वाले अवतार थे, उससे आपका शुरुआत हुआ। डार्विन क्या बोले थे कि पहले जल में रहने वाले उनका विस्तार हुआ। अब बताओ, डार्विन ने हमें सिखाया है या डार्विन ने हमसे सीखा? ये आपका जो सारे अवतार का पढ़ोगे ना, ये पूरा अवतार, मेरे तो यहाँ पे अभी क्लास का बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं सबसे बात करूँ तो। मैंने इसके ऊपर पूरा पेपर्स मैंने रेडी किया है, और आगे आने वाले समय में अलग अलग सही माध्यम से आप लोग इसको जानोगे भी, जब मैं इसको पब्लिश कराऊंगा, कि जितने अवतार हुए हैं वो सृष्टि के विकास क्रम को दिखाता है। उसके बाद देखो, जैसे जैसे एक एक करके आता गया, आप पूरा, मैं आपका पूरा, आप देखोगे इसको, आप पूरा स्टडी करना है इसको। आप लोगों के लिए उत्साह को बढ़ाने के लिए मैं खाली थोड़ा बोल रहा हूँ। इसके बाद आपका आता है आपका जो जितने अवतार के बारे में बताया गया, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जो अवतार है इनको देखो, और डार्विन की जो थ्योरी उसको मिलाओ। जो डार्विन ने बताया है एक्चुअली ये आपका जो सृष्टि का विकास क्रम है, यही अवतार ऐसे चला है। अब बताओ, हमारे अवतार के बारे में पहले बताया गया था कि डार्विन का थ्योरी पहले आया था? जो पहले आया हमारे था, अवतार की बात। तो जो पहले आया था वही तो मौलिक होगा ना। आप बताओ कि हमें कैसे पता होगा कि डार्विन ने हमारे ही ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इस थ्योरी को दिए थे? या अब आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा इन सब ग्रंथों में विज्ञान छुपी हुई है। हमें लगता था पहले, हम जो लगातार पढ़ रहे हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, इतने सारे अवतार पढ़ रहे हैं, कभी हमें ना इसको नोटिस किया? ये सारा अगर करोगे, ये विज्ञान के साथ ऐसे मैच करता है, पूरी आपका जीवन की उत्पत्ति को समझाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जानने होते हैं, अगर आप नहीं जानोगे तभी आप सारी समस्याएं होती है। हमारे ग्रंथों को, हमारे जितनी भी बात चीजें बताई गई उसको समझो, जानो, उसको विज्ञान को जानो। देखो, हम पूरा दुनिया को लीड कर रहे हैं। यहाँ पे अणु के बारे में बताया गया है, कितनी पहले ध्यान बिंदु उपनिषद बताया गया था, और उसमें आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में समझा दिया गया है। अणु शब्द का प्रयोग भी किया गया है। इसी को बताया गया है कि हृदय स्थान में अष्टदल कमल है, उसके मध्य में जो रेखा वलय के मध्य में जीवात्मा जो ज्योति स्वरूप और अणुमात्र है रहा करता है। तो अणु कहाँ से आया, मॉलिक्यूल कहाँ से आया, कितने सालों पहले बता दिया गया था। ऐसे आपको वैशेषिक दर्शन में तो बताया ही गया है, महर्षि कणाद ने बताए हैं मॉलिक्यूल एटम के बारे में। यहाँ भी आपका अणुमात्र बताया गया है, रहा करता है। उस जीवात्मा में सब क्रियाएं और कार्य शक्ति निहित रहता है। वही मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये अनुभव करता है। ये आपका आत्मदर्शन के बारे में बताया गया है, नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन, ध्यान बिंदु उपनिषद में। और इसके बाद आपका आता है कि जीवात्मा का अष्टदल कमल के बारे में, कि पूर्व दल, इसका हम कल बात करेंगे इसमें, और इसके इन दलों के आधार पर जब हम व्याख्या करेंगे तब आप जानोगे कि किस समय, जैसे अष्टदल में बताया गया है कि अगर पूर्व दल होते हैं, पूर्व दल में क्या होती है, वर्ण क्या होती है, श्वेत वर्ण होती है, और श्वेत वर्ण का परिणाम क्या होती है, जीव की भक्ति पूर्वक धर्म में बुद्धि होगा। कब होगा? जब ये, इसमें बताया गया कि जब वो जीवात्मा को अष्टदल बताया गया है,
जब वो जीवात्मा अष्टदल कमल के भिन्न भिन्न दलों में, अष्टदल मतलब क्या, 8 दल, कमल मतलब हम समझते हो कमल का फूल की तरह, उससे कमल का फूल ले लो, उसमें 8 दल, दल मतलब क्या होती है, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है, 8 पंखुड़ियाँ, उसमें पूरा पश्चिम उत्तर इस तरह से सबका आपका बना हुआ है। अब बताया जा रहा है कि उसमें जब पूर्व दल होते हैं वो श्वेत वर्ण के होते हैं। तो जीवात्मा जब पूर्व दल में जब विश्राम करता है तब क्या होती है, उसका परिणाम क्या होती है, वो जीव की भक्ति पूर्वक धर्म में वे बुद्धि होती है। किस समय, जब पूर्व दल में आपका जीवात्मा होता है। समझ गए? 8 दल के में कौन से दल में, जिस दल में आपका जिस पंखुड़ी में रहेगा उस अकॉर्डिंग उसका बुद्धि चेंज होगा। तो जब वो पूर्व दल में रहेगा तो वर्ण क्या होती है, पूर्व दल का श्वेत वर्ण होती है। उसका परिणाम क्या होती है, जीव की भक्ति पूर्वक धर्म में बुद्धि होती है। उसके बाद अगर आप आग्नेय दल में जाते हो तो वर्ण क्या होती है, रक्त वर्ण होती है। जब उसमें जाते हो द्वितीय दल क्या बोलते हैं उसको, आग्नेय दल कहते हैं। वर्ण क्या होती है, रक्त वर्ण होती है। उस समय का परिणाम क्या होती है, निद्रा और आलस्य में प्रवृत्ति होती है। और समझ रहे हो ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार क्यों हम अलग अलग जगह पे हम इसको जब जाते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में हम बोलते हैं ना कि हमारे अभी एक ही व्यक्ति के अलग अलग आपका समय अलग अलग चीज़ें उसको हम देखते हैं कि उसकी बुद्धि में या एक्टिविटी में चेंज होती है, या समय बदलती है तो क्या होती है, सारा चीज़ें आपका उसके सारा चीज़ें बदलता, मतलब हम देखते हैं कि समय के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हमें चेंज होती है। तो क्या बताया गया है, जब आपका द्वितीय यानी कि आग्नेय दल में होते हैं वर्ण क्या होती है, रक्त वर्ण होती है। तो और क्या होता है इसमें, निद्रा और आलस्य में प्रवृत्ति होती है। तृतीय में क्या होती है, दक्षिण दल में जब आपका जीवात्मा मतलब जो आपका जो इसमें बताया गया कि वह जीवात्मा जब अष्टदल के कमल में जब दक्षिण दल में रहता है तो वर्ण क्या होती है, कृष्ण वर्ण होती है। उस समय उसका परिणाम क्या होगा, वो द्वेष क्रोध की प्रवृत्ति में इसके अंदर भावी हो जाता है। वैसे अगर आप चौथा दल यानी कि आपका नैऋत्य दल कहते हैं इसको, वो नील वर्ण होती है। उसका क्या हो जाएगा, जब इस दल में जाएंगे तो तब पाप कर्म करेगा। परिणाम क्या होती है, पाप कर्म, हिंसा इत्यादि में क्या होती है, प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे जब आपका महाभारत में आप देखो कितनी ज़्यादा रिलेवेंट होती है। महाभारत में एक बार एक आपका कथा में एक कथन आती है, कृष्ण जाके बोलते हैं कि तो पांडव संतोषी है, केवल 5 गांव दे दो, वो आप युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन कहता है कि बिना युद्ध के 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, सुई की नोक पे जितना भूमि आता है मैं उतना भी नहीं दूंगा। तो कृष्ण कहते हैं कि क्या ये गलत नहीं है। तो उसमें दुर्योधन बहुत एक अच्छा बात बोलता है कि मैंने कब बोला कि ये सही है जो मैं बोल रहा हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि जब तुम बोल रहे हो, जानते हो कि सही नहीं है, तो फिर कर क्यों रहे हो। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कैसे कौन सी एक आपका शक्ति ऐसा है जो सही चीज़ को जानने के बाद भी मैं उसको कर नहीं पाता, और गलत चीज़ को जानने के बाद भी मैं उससे हट नहीं पाता। कोई शक्ति जो मुझसे करवा लेती है। इस बात के उत्तर उस समय तो कृष्ण जी ने कुछ नहीं दिए, लेकिन भगवत गीता में अर्जुन को बहुत अच्छे से समझाए हैं। और ये केवल दुर्योधन का ही नहीं, ये हम सब के साथ ये फाइट चलती रहती है। किसको नहीं पता कि झूठ बोलना गलत बात है, किसको नहीं पता कि जो किसी भी तरह के जो अपने पदों का जो दुरुपयोग जो भी करते हैं, अगर कभी करते हैं तो वो गलत बात है। जैसे रिश्वत लेना या जो दूसरी चीज़ें जो होती है वो गलत बात है। किसको नहीं पता, सबको पता है। तब भी कभी कभी क्या होती है, वो जैसे कुछ अंदर से कुछ करवा लेता है। ये आंसर जो होते हैं भगवत गीता में भी आपको बाद में बहुत विस्तार से समझाए हैं, बताए हैं श्री कृष्ण ने। अब पढ़ना गीता को, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और इसी की बात कैसे बताया गया है कि जिस समय आपका अष्टदल में जब नैऋत्य दल होती है, वर्ण क्या होती है, नील वर्ण होती है, तब का परिणाम क्या होती है, पाप कर्म हिंसा आदि में प्रवृत्ति होती है। इसके बाद पांचवें में क्या होती है, पांचवा दल में, पांचवा मतलब पश्चिम दल में वर्ण क्या होती है, स्फटिक वर्ण होती है। उस समय परिणाम क्या होती है, क्रीड़ा या विनोद करना, इसमें से आपका प्रवृत्ति हो जाती है। फिर छठे में क्या होती है, वायव्य दल होती है। इसमें वर्ण क्या होती है, वर्ण होती है माणिक्य वर्ण होती है। उसका परिणाम क्या होता है
मूव करना, चलना, वैराग्य इत्यादि में प्रवृत्ति होती है। ये सातवां क्या होती है आपका? उत्तर दल होती है। उत्तर दल तुम्हें वर्ण क्या होगा? पीत वर्ण होती है। परिणाम क्या होती है? सुख सुख सुख, श्रृंगार, श्रृंगार में प्रवृत्ति जैसे सजना इत्यादि इस सब में होती है। फिर आठवां क्या आपका? ईशान दल होता है। इसका वर्ण क्या होती है? वर्ण से कहते हैं वैदुर्य मणि होती है। उसमें परिणाम क्या होती है? दान करना, कृपा करना या जीवों को दया करना, ये सारे प्रवृत्ति होती है। तो ये आपको पूरा आत्मदर्शन के पूरा आपको बताया गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में। आप उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, मेन चीज़ें मैंने बताया, आज डिस्कस किया, और आप अच्छे से करोगे। और कल हम आपसे सुनेंगे और कल आप मुझे समझाओगे जैसे आज हमने बताया। और हर कोई अपना हर किसी को अपना नंबर पाना है ना। ऐसा है कि किसी और का नंबर मिल जाएगा तो बाकी सबका हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। सबको अपने अपने नंबर पाने हैं। मैंने आपको आज डिस्कस किया क्या क्या है इसके अंदर। आप पढ़ो, करो इसको अच्छे से। फिर आप जितना कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा ही करो, जितना कर सकते हो आप उतना करो। फिर मैं भी करूँगा आपके साथ साथ। और फिर कल हम सफलिंग करेंगे दोनों उपनिषद को, ध्यान बिंदु भी और आपका नाद बिंदु भी। इतना करेंगे कि आप, फिर मैं आपको ओरल क्वेश्चंस करूँगा, आप ओरल क्वेश्चन का जवाब दोगे। जैसे कि अभी आज जितना हमें समझाया, जैसे हमने पूछ लिया कि बताओ ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने आसन है, तो आप बोलोगे कि कितने आसन है। इस तरह से आप ओरल डिस्कशन करेंगे। 4 जैसे हम नाम पूछेंगे तो बोलोगे सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। याद करने के लिए 2 स याद रखना, सिद्ध और सिंह। तो 2 स क्या होती है? 2 स से जो आसन होती है, यानी ध्यानात्मक आसन जो होती है, सिद्धासन और सिंहासन तो ध्यानात्मक में नहीं आते, लेकिन 2 स होती है। और बाकी भद्रासन, पद्मासन, इसको आप याद रखोगे। जो पूछेंगे आप कोशिश करने आंसर देने के लिए। नहीं दे पाओ कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे ही। लेकिन इससे क्या होगा, आप जब 2 बार 3 बार रोज सुनोगे तो सुनते सुनते आपको माइंड पे पूरा बैठ जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, एग्जाम में अगर ऑप्शन आएगा तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ सर इतने बताते थे, इतने बताते थे, ये आंसर है। फिर आप भूलोगे नहीं, आप आंसर को एग्जाम में पूरा करके आओगे। और जानते ही इस समय रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन वगैरह हमें करने होते हैं, उस समय आपको ये जो इस तरह से हम स्टडी कर रहे हैं, इसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आप ऐसा करोगे इस तरह से। और कल आप लोग पूरा रेडी रहोगे जैसे हमने आज किया। आप लोग भी ऐसे सबको ही करेंगे, और मैं तो करूँगा ही करूँगा, और आपके साथ आप भी करोगे। जब आप ऐसे इस तरह से आप पार्टिसिपेट करोगे तो देखना कुछ ही समय में आपका कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, कितनी ज़्यादा आपको अच्छी हो जाती है। और आप लोगों ने आज मैथ्स बहुत अच्छे से किया। कोशिश करना, मैं इसको भी शीट सेंड कर दूंगा। जो हमने कल शीट आपको सेंड किया था, अब आप उसको पूरा सॉल्व करना, क्योंकि वो बेसिक है, वो अच्छे से आ जाएगा। फिर हम वर्ड प्रॉब्लम भी आपके साथ करेंगे, ये भी आ जाएगा। धीरे धीरे आपका ये मैथ्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच सर जी। गुड नाइट। Thank you. गुड नाइट।